हेलो फ्रेंड्स। चौधरी क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें आपको साइंस कक्षा 6 से 10 तक अवेलेबल रहेगी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसमें कि आपको 11 और 12 की केमिस्ट्री और बायोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिसमें कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 के साइंस, जिसमें कि पहला चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। जो पहला चैप्टर हमारा क्लास 9th का है। इसमें हम लोग ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इसमें अवेलेबल करेंगे। तो पहले आज इसमें हम हिंदी मीडियम में बात करें, जो कक्षा 9 की है। उत्तराखंड बोर्ड के सभी बच्चे जो कक्षा 9 के छात्र हैं, जो उत्तराखंड बोर्ड से यानी सीबीएसई से पैटर्न में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। बात करते हैं इसमें सबसे पहले पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ के अगर एक हम कैटेगरी देखें तो ये पदार्थ हमारे तीन प्रकार के आप जनरली देख सकते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है कि पदार्थ में कौन कौन से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन प्रकार के पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है ठोस और ठोस है, द्रव और गैस। ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस। आपको पता है कि ठोस कैसे होते हैं? ठोस जो होते हैं उनका एक आकार, निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, और इसमें कोई बहाव नहीं होता है। और इसमें जो कण होते हैं हमारे काफ़ी नज़दीक होते हैं, जो कि बिल्कुल केवल अपनी स्थानों पर केवल वाइब्रेट करते हैं। और संपीड़ितता जो होती है नगण्य होती है। संपीड़ितता का अर्थ होता है कि जिन्हें हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण जिसको हम दबाया नहीं जा सकता। जैसे आप किसी पेन को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो दबाई नहीं जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात करें अगर द्रव की, तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन नहीं होता है, और जिस भी पात्र में रखे रहते हैं उसका आकार ले लेते हैं। और बहाव होता है। आपको पता है कि द्रव बड़े आसानी से बह देता है। कारण क्या होता है इसके पीछे? क्योंकि जो द्रव में जो कण होते हैं उनमें उनके बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, जहाँ आपने ठोस में देखा था बिल्कुल भी स्थान नहीं पाया जाता, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है। और कुछ संपीड़न होता है इसे, जिसमें हम जैसे माना किसी भी पात्र में रखें, अगर माना हम बलून में रखते हैं तो माना किसी द्रव को, तो उसको कुछ संपीड़न यानी दबा सकते हैं। गैसेस अगर आप बात करें, गैसेस की बात करें तो गैस का अनिश्चित आकार होता है और अनिश्चित आयतन होता है, और इसमें बहाव होता है। ये भी फ्लूइडिटी में आता है, यानी फ्लो करता है। आपने गैसें देखी होंगी, हवा है चाहे अन्य गैसें बहती हैं। और कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। आपने देखना कि इनमें जो कण होते हैं वो आपस में रेंडमली टकराते रहते हैं और निश्चित गति करते रहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? संपीड़न होता है। गैसों को क्या होता है? दबाया जा सकता है। जैसे आपने कई सारे गैसेस देखी, जैसे हमारे सिलेंडर में भी हैं, तो उन्हें क्या करता है? ज़्यादा अधिक दबाव देकर उन्हें हम लिक्विफाई कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट में बात करें, अगर थोड़ा सा हम बताया करें इसकी डेफिनेशन की बात। पदार्थ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री बनी उसे हम पदार्थ कहा जाता है। या हमारे आसपास में हर विद्यमान हर वस्तु क्या है? हमारी पदार्थ है। आप कोई भी सिंपल देख सकते हैं जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास जो होते हैं भौतिक पदार्थों की अगर अवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था हमारे पदार्थ में पाई जाती हैं। ठीक है, आप चाहे खिड़की देख लीजिए, या अपने दरवाजे देख लीजिए, या फर्श देख लीजिए, पत्थर देख लीजिए, सारे क्या हैं? आपके ठोस वस्तुएं हैं। बात करते हैं सबसे पहले गुणों की। इनके कणों के भौतिक गुण कैसे होते हैं? पदार्थ जो होता है कई कणों से होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह सतत नहीं है, और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू हैं, यानी बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इनके कणों को हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ध्यान से देखो। ये आपको दिखाई दे रही है ठोस वस्तुएं। देखो, अगर ठोस वस्तु माना हमने एक गिलास ले लिया या कोई पेन ले लिया, अगर उसके अंदर अणुओं को देखेंगे तो उनके अंदर अणु इस तरीके से आपस में क्या होंगे? बहुत नज़दीक यानी टाइटली पैक्ड होंगे। देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे आपके ये जो पॉइंट्स हैं, सारे जो कण हैं, ये आपस में इस तरीके दिखाई दे रहे हैं। रही बात अगर दूसरे की, आपको अगर दिखाई दे रहा है द्रव में, तो द्रव में देखिए, द्रव में जो दिख रहे हैं आपको थोड़े थोड़े जो कण दिखाई दे रहे हैं, बहुत थोड़ा स्पेस इनके अंतर्गत आ गया है। अगर स्पेस की बात करें, ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी बात करें गैस में, तो गैस में देखो कितने तेज़ी से गति कर रहे हैं, और इनमें स्पेस इतना ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा आ गया कि बहुत तेज़ी से आपस में टकराते रहते हैं और बहुत दूर दूर तक गति करते हैं। जैसे हम बात करें ठोस में, अगर हम बात करें तो मानो कोई पत्थर है या कोई वस्तु है, लकड़ी है, तो उसके अंदर जो कण होंगे इस तरीके से टाइटली पैक्ड होंगे,
जिसका कि निश्चित आकार होगा, ठीक है। और अगर द्रव की बात करें तो देखो थोड़ा सा स्पेस आ गया, तो इसलिए द्रव के अंदर बहने का गुण आ जाता है, जिससे कि पानी हमारा बहता है, तेल हमारा बहता है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी जो बहती हैं, तो वो द्रव के लक्षण को प्रकट करती हैं। तीसरी चीज़ जो आपने गैस देखी, जैसे हमारी बहुत सारे परफ्यूम आप देख लो या आपका कोई धुआं देख लो, तो देखो कितने दूर दूर तक वो चले जाते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, वो रैंडमली बहते रहते हैं। आप एक कमरे में छोटे से कोने पे से अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे कमरे में तक वो दूर दूर तक उसकी महक फैल जाती है। वो कारण क्या है? उसके गैस का होना कारण। तो ये हमने तीन बात करी ठोस, द्रव और गैस के बारे में। इसमें आपको दिखाई देने कई लक्षण जो हमने बात करी, इसमें आप पदार्थों के कणों के बीच जो लक्षण हैं आप इसमें ध्यान से पढ़ लेंगे। जो जो आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। ओके, अगला जो टॉपिक आता है इसमें देखिए थोड़ा सा अब और आणविक स्तर पे बात करें तो देखो ठोसों के अंदर जो होते हैं कणों का जो अरेंजमेंट होता है, अणुओं की जो व्यवस्था होती है कुछ इस तरीके से होती है। आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखिए कि जितने भी आपके अणु हैं देखो कितने टाइटली पैक्ड हैं। ये देखो ये ठोस में है, और वही बात करें अगर द्रव में तो द्रव में इस तरीके से है। और ऐसी अगर बात करें कि इसमें गैस में, तो गैस में देखिए कितने तेज़ी से इसमें ये गति कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, तो इसमें लिखा भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आई बात हमारी ठोस और द्रव की बात करें तो पदार्थ की अवस्था हमने बात करी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था, ठीक है। अगर हम बात करें, हम मानव शरीर भी पदार्थों की तीन अवस्थाओं से विभाजित कर सकते हैं। देखिए जैसे हड्डियों और दांत हमारी ठोस अवस्था दिखाते हैं। ब्लड हमारे शरीर में यानी रक्त है तो वो किस अवस्था में? ये द्रव अवस्था में, यानी जल हमारे शरीर के अंदर है। फेफड़ों में जो हवा है या गैसीय अवस्था है वो लगभग क्या है? हमारे हमारे अंदर गैसों की अवस्था बात करें तो इसमें 70% जल हमारे शरीर में पाया जाता है। और हवा जो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, हम गैसों का विनिमय होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं गैसीय अवस्था की, ठीक है। तो ये आपके ठोस अवस्था के बारे में सबसे पहले बात करें। ठोस अवस्था के अंदर देखे देखे आपको नजर आने, ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, आपको पता है कि उसका आयतन भी निश्चित होता है। और इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है और ये दृढ़ होता है, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है। संपीड़ितता का मतलब इनको हम कितना ही अगर प्रेस करें तो ये दबेंगे नहीं। जैसे आपने रबड़ देखा है तो उसे हम दबा सकते हैं, लेकिन किसी पत्थर को या किसी लकड़ी को आप दबाएंगे तो वो नहीं दबाई जा सकती। और ये दृढ़ यानी कठोर होते हैं। क्लियर है? उदाहरण आपके सामने इसमें बहुत सारे हैं। जैसे बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर वह अपने मूल आकार में आता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है ना। तो पदार्थों में, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित आयतन यानी आकार और ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ये ले लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर लिया जाता है, और यही कारण है कि स्पंज के क्षेत्रों में हवा भरी जाती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। द्रवावस्था के लक्षण इस प्रकार से हैं, आप नोट कर लेंगे। द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव का गुण हमने पहले बात कर ली है। इनका कोई स्थिर आकार नहीं होता, लेकिन जिस पात्र में या बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है। आप जैसे किसी भी कुकर में अगर आप पानी डाल दोगे तो वो कुकर के आकार को ले लेगी, ठीक है। और द्रव का निश्चित आयतन नहीं होता है, और ये बहुत क्या होता है? कम संपीड़न पाया जाता है। ओके, इसके अलावा आपके इसमें देखिए कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ नई यूनिक चीज़ें हैं। जैसे गैसें, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें हमारे जलीय जीव पौधों और पानी में घुले हुए रहते हैं। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं इन्हीं गैस को, ये जल में घुले रहती हैं, इन्हीं गैसों को क्या होता है इससे लेके अपने आप में सर्वाइव कर, जैसे मछली है या अन्य जितने जलीय जीव हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर ही क्या कहते हैं? सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद गैसीय अवस्था में आपकी बात करें तो गैसीय अवस्था में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, यानी गैसों को दबाया जाता है। आपने गुब्बारा देखा है, आप फूंक मारते हो तो उसके अंदर गैस भरती है और उस गैस को हम दबा सकते हैं हवा को, ठीक है। गैस की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती कि ये एक लिमिट तक होती है, अनलिमिटेड। कोई अगर माना, जब आपने देखा होगा घरों में जो हमारी गैस होती है, सिलेंडर आपने देखा है, तो उसमें एक एडिड मिलाया जाता है, क्योंकि वो एक ब्यूटेन होती है जिसकी कोई खुशबू या कोई गंध नहीं होती, लेकिन उसमें मैथिल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि वो उसमें एक खुशबू आती है और दूर तक हम उसके दुर्गंध को पहचान लेते हैं कि हमारे वहाँ गैस लीक हो रही है या गैस की खुशबू आ रही है, ठीक है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसका कोई फिक्स आयतन नहीं है। जिस पात्र में रखी जाएंगी ये भी क्या उसका रूप ले सकती हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गैसों में क्या होता है? बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी पात्र में रखा जाए उसी बर्तन का आयतन घेर ली जाती है। तो बच्चों, ये हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। और इसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए तो आपको परिवर्तन, थोड़ा हम पदार्थों की अवस्थाओं का परिवर्तन देख लेंगे। परिवर्तन कैसे आता है पदार्थ की अवस्थाओं में? पदार्थ के परिवर्तन की अगर बात करें
तो आपको दिख रहा है कि पानी की पदार्थ तीनों अवस्थाएं होती है। जैसे पानी को आप देखोगे तो पानी में क्या होता है, ठोस, पानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तुमने देखा पानी किस अवस्था ठोस में होता है, यानी जब बर्फ़ बना होता है वो ठोस अवस्था होती है उसकी। उसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं तो वो तुरंत पिघल के किस में आता है, पानी में आता है, यानी द्रवावस्था में आता है। पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे, यानी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन हम बढ़ा, तापमान हम बढ़ा रहे हैं, तो वह किस में आता है, भाप में आता है, नहीं वाष्प में आ जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से आप देखते रहेंगे तो पानी जितने देर हम इवेपरेट यानी भाप बन जाता है, और उस भाप को अगर हम ठंडा करें दोबारा से वह पानी आ सकता है, और टेम्परेचर कम करें तो वह पानी फिर से बर्फ़ बन सकती है। तो ये होता है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर बर्नर बना रखा है, इसमें हमने थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और उसमें चेंजेस आते रह रहे हैं। कुछ इसमें टर्म्स और अलग टर्म्स आती है जिसे हम गलनांक कहते हैं। गलनांक आपने नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसे भौतिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। गलनांक यानी जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर, यानी जिस ताप पे कोई पदार्थ पिघलता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़, बर्फ़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती है मालूम है आप लोगों को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलती है, तो वह उसका गलनांक कहलाएगा। ठीक है। ओके। क्वथनांक, क्वथनांक आपको पता होगा कि जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलने लगता है, या कोई द्रव या का क्वथनांक कहलाएगा। जैसे आपने देखा जल कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। लेकिन आपको यहाँ पर केल्विन में नज़र आ रहा है। केल्विन आप जानते हो कि तापमान को केल्विन उसमें 273 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसने इसका 273 केल्विन लिखा है। और ठीक वैसे ही क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 में ऐड कर लेंगे 100, तो 373 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा आपने पहले कभी सुना होगा शायद, मैं थोड़ा सा बता दूं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा अगर हम बात करें, गुप्त ऊष्मा में क्या होता है कि अम, अगर तापमान में परिवर्तन ना आए और भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर तापमान में परिवर्तन ना किया जाए और भौतिक अवस्था परिवर्तित कर दी जाए तो वह क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारी बर्फ़ जमती है, यानी उसका वो हिमांक होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ़ पिघलने लगती है, तो वो क्या हो जाती है, उसका गलनांक कहलाता है। तो देखो टेम्परेचर समान हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और भौतिक अवस्था परिवर्तन होगी। पहले किस में थी, ठोस अवस्था यानी बर्फ़ में थी, और उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो पिघलना शुरू हो गई यानी गलना शुरू हो गई, तो वह किस में आ जाएगी, द्रव में। तो दोनों की भौतिक अवस्थाएं बदल गई, ठोस से द्रव में, और ये हमारा लक्षण कहलाता है गुप्त ऊष्मा का। ये छुपी हुई ऊष्मा होती है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है इस तरीके से। इसके अलावा बात करें, गुप्त ऊष्मा के अलावा हमारी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक फिर से इसमें शुरू करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। कल इसमें हम बात करेंगे कि जिसमें पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। तो इसलिए सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और जल्द ही हम और क्लासेस के लिए डालेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किन किन लोगों को टॉपिक्स चाहिए, उस हिसाब से वीडियो बना के इसमें डाल दी जाएगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।